हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, जिसका समय है 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके अपने को रैयते आला की उपाधि से ही ये इसी उपाधि को धारण करके खुश हुआ। यानी अगर हम सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो वो खिज्र खां था, जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी और रैयते आला की उपाधि से ही वो खुश रहा। और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने तुगलक वंश को कवर किया है। उसमें हमने तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में पढ़ा है। तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र की यदि बात करें तो वो था मुबारक खां, जिसने कि शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक थी तारीख़ मुबारक शाही। इसमें सैयद वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मुबारक शाह, उन्होंने ही यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान यदि बात करें तो वो था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। ये थी हमारी सैयद वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब है हमारा लोदी वंश, जिसका समय है 1451 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश के संस्थापक की यदि हम बात करें तो वो था बहलोल लोदी। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वो अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर बुलाता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी के पुत्र की यदि बात करें तो वो था निज़ाम खां, जिसने 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर अपना वो बैठा। कौन? तो बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम खां। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने। कब की? तो 1504 ईस्वी में। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? तो लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। अब यदि हम बात करें तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। यानी सिकंदर लोदी की यदि हम बात करें तो वो फारसी कविताएं लिखता था। किस शीर्षक से? तो गुलरुखी शीर्षक से। गुलरुखी शीर्षक से वो फारसी कविताओं को लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतया दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतया होली में भाग लेता था। यानी हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेने वाला दिल्ली के सुल्तानों में पहला कौन था? तो सिकंदर लोदी। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी वजीर मियां भोइया ने 1505 में बनवाई थी।
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। फिर है लोदी वंश की ये लोदी वंश के बारे में था। और फिर है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। तो अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर कब था? लोदी वंश के शासनकाल में। और वो प्रभावहीन कब हो गए? तो बलबन और अलाउद्दीन के समय में। फिर है सल्तनत में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए-खलवत कहा गया। मजलिस-ए-खलवत। मजलिस-ए खास में मजलिस-ए-खलवत की बैठक होती थी। बार-ए-खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए-आज़म सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष जो होता था वो प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। फिर है इसमें मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। तो वजीर यानी प्रधानमंत्री वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ़े मुमालिक यानी महालेखाकार वो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजमुआदर जो कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन की यदि बात करें तो वो कोषाध्यक्ष होता था। आरिज़े मुमालिक वो दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कहा जाता था। काजी उल कज़ात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कज़ात कहलाता था। वरीदे मुमालिक यानी बरीदे मुमालिक कौन होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकीले दर यदि इनकी बात करें तो वकीले दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात की बात करें तो वो था दान विभाग। दीवाने खैरात दान विभाग था। दीवाने बंदगान हमने अभी पढ़ा वो था दास विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था। फिर है विभाग बनाने वाला सुल्तान यानी दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग। ये किसने बनाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही कृषि विभाग ये किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग है ये बलबन ने बनाया। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक ये तीनों फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए। आगे है साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। यानी यदि बरीद कोई बना है तो वो यानी कि जो शासक है उसका बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ये विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को शिकों जिलों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। फिर है राजस्व यानी कर व्यवस्था। तो यदि उश्र की बात करें तो ये उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। और खराज की यदि बात करें तो वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। जक़ात जो कि अभी पीछे आया था, तो जक़ात क्या है? मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। और जजिया क्या है? तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट में दिया हुआ है खम्स। ये लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने
गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। शिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनतकालीन में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्रात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 अश्वारोही बराबर एक सरे खेल। 10 सरे खेल यानी एक सिपह सालार, 10 सिपह सालार यानी एक अमीर और 10 अमीर यानी एक मलिक और 10 मलिक यानी कि एक खान। अब अगर यहाँ पर एक और बॉक्स दिया हुआ है स्थान और प्रसिद्धि के कारण, जैसे कि सरस्वती एक स्थान है लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है तो अच्छी किस्म के चावल के लिए। अनिवाड़ा ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में। फिर है सतगांव। सतगांव किस लिए प्रसिद्ध है रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है तो नील उत्पादन के लिए। और बनारस किस लिए प्रसिद्ध है तो सोने चांदी और जड़ी काम के लिए। फिर आगे दिया हुआ है मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। सुल्तान सप्ता